प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं नागरिक शास्त्र प्रवक्ता श्रीमती उषा कुशवाहा आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रथम 3 चुनाव में एक दल कांग्रेस के प्रभुत्व के विषय में पढ़ाया था। आज मैं आपको मतदान के बदलते तरीके, केरल राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत और समाजवादी पार्टी के विषय में पढ़ाऊंगी। मतदान के बदलते तरीके। पहले आम चुनाव में मतदान हेतु हर एक मतदान केंद्र में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक मत पेटी रखी जाती थी। प्रत्येक मतदाता खाली मतपत्र को अपनी पसंद के उम्मीदवार की मत पेटी में डालता था। शुरुआती 2 चुनावों के बाद यह तरीका बदल दिया गया तथा हर मतपत्र पर हर उम्मीदवार का नाम व चुनाव चिन्ह अंकित किया जाने लगा। मतदाता को इस मतपत्र पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगानी होती थी। यह तरीका आगामी 40 वर्षों तक उपयोग में लाया गया। 1990 के दशक के अंत में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको शॉर्ट में हम ईवीएम कहते हैं, का प्रयोग करना शुरू किया। सन 2000 तक पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल प्रारंभ हो गया। इस मशीन के द्वारा मतदाता उम्मीदवारों के विषय में अपनी पसंद व्यक्त करते हैं तथा प्रत्येक उम्मीदवार के नाम को उसके चुनाव चिन्ह के आगे लगे बटनों में से किसी एक बटन को, जिसे वह वोट देना चाहते हैं, दबाते हैं। बटन दबाते ही पी जैसी लंबी बीप की आवाज़ आती है और मतदान हो जाता है। इस मशीन को अगले मतदाता द्वारा मतदान करने पर पुनः चालू करना होता है, अतः दोहरा मतदान नहीं किया जा सकता है। साथ ही मतगणना में लगने वाले समय की भी बचत होती है और मतपत्र में लगने वाले कागज़ व मत पेटियों आदि का खर्चा भी कम हो जाता है। एक बार चुनाव हो जाने के बाद ईवीएम जो मशीन है वो अगले चुनाव में प्रयोग करने हेतु दोबारा सुरक्षित कर लिया जाता है। अगला शीर्षक है केरल में कम्युनिस्टों की जीत। जो कम्युनिस्ट पार्टी को हम साम्यवादी पार्टी भी कहते हैं। सन 1957 में केरल में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। जो आप पहले जान चुके हैं कि प्रथम 3 चुनाव में कांग्रेस पार्टी सभी राज्यों में विजयी रही, सिर्फ जम्मू कश्मीर और केरल राज्य में ही उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। तो मार्च 1957 में केरल के विधानसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी को सर्वाधिक सीटें मिली थीं। राज्यपाल ने कम्युनिस्ट विधायक दल के नेता EMS नंबूदरीपाद को सरकार बनाने का न्योता दिया था। पूरे विश्व में ये पहला मौका था जबकि एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनाव से बनी थी। केरल के चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचित सरकार के विरुद्ध मुक्ति संघर्ष का ऐलान कर दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जनता को वायदा किया था कि वह कुछ क्रांतिकारी और प्रगतिशील नीतिगत पहल करेगी। कम्युनिस्टों के अनुसार मुक्ति संघर्ष की अगुवाई निहित स्वार्थ और धार्मिक संगठन से संबंधित लोग ही कर रहे हैं। केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत सन 1959 में केरल की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। कांग्रेस सरकार का यह निर्णय अत्यधिक विवादास्पद साबित हुआ। संविधान द्वारा प्रदान की गई आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग के पहले उदाहरण के रूप में इस निर्णय का भविष्य में बार बार उपयोग किया गया। बच्चों, अब मैं आपको
सोशलिस्ट पार्टी, जिसे समाजवादी पार्टी भी कहते हैं, उसके विषय में जानकारी दूंगी। बच्चों, सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेसी युवा नेताओं की टोली ने सन 1934 में किया था। युवा कांग्रेसी नेता अधिक से अधिक परिवर्तनकारी और समतावादी बनने के पक्षधर थे। कांग्रेस ने सन 1948 में अपने संविधान में परिवर्तन किया ताकि कांग्रेसी दोहरी सदस्यता धारण ना कर सकें। अतः कांग्रेस के समाजवादियों को मजबूर होकर सन 1948 में एक अलग पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी या समाजवादी पार्टी बनानी पड़ी। समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्षधर थे। इसी कारण वे कांग्रेस तथा साम्यवादी, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी भी कहते हैं, दोनों पार्टियों से वे भिन्न थे। समाजवादी कांग्रेस की आलोचना करते थे कि वह पूंजीपतियों व जमींदारों की पक्षधर है और मजदूरों किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। सन 1955 में समाजवादियों को परेशानी का सामना करना पड़ा जब कांग्रेस ने समाजवादी बनावट वाले समाज की रचना की घोषणा कर दी। ऐसी स्थिति में समाजवादियों को स्वयं को कांग्रेस की तुलना में बेहतर विकल्प बनाकर पेश करना मुश्किल हो गया। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में समाजवादियों ने कांग्रेस की आलोचना की। दूसरी तरफ अशोक मेहता जैसे समाजवादियों ने कांग्रेस की दबे शब्दों में तारीफ की। सोशलिस्ट पार्टी का विभाजन हो गया और कुछ टुकड़े आपस में मिल भी गए। इस प्रक्रिया में कई समाजवादी दलों का निर्माण भी हुआ। इन दलों में प्रमुख हैं किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। साम्यवादी दलों के प्रमुख नेता थे जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, SM जोशी इत्यादि। वर्तमान हिंदुस्तान में सोशलिस्ट पार्टी अर्थात समाजवादी पार्टी की छाप वाले प्रमुख दल समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और जनता दल सेकुलर हैं। बच्चों, घर पर सुरक्षित रहें, पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। साथ ही साथ कोरोना वायरस को पराजित करने के लिए अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप तथा आयुष कवच ऐप को डाउनलोड करें। सभी विषयों की पाठ्य पुस्तकें प्राप्त करने के लिए दीक्षा ऐप को भी डाउनलोड करें। बच्चों, धन्यवाद।